और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बदनावर में कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिया है, उम्मीदवार बदल दिया है। कांग्रेस ने बदनावर का उम्मीदवार बदल दिया है। कमल पटेल ही प्रत्याशी होंगे यहां से। जी हां, अभिषेक सिंह का पत्ता कट चुका है। इसके बाद अभिषेक सिंह ने कमलनाथ से मुलाकात की, समर्थन का भरोसा जताया। कमल पटेल के समर्थन में भरोसा है। बदनावर में आपको बता दें बदल दिया गया है उम्मीदवार, और ऐसी आशंका पहले से ही व्यक्त की जा रही थी कि बदनावर का कैंडिडेट बदल दिया जाएगा। लिहाजा कांग्रेस ने बदनावर विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी बदल दिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अभिषेक सिंह का पत्ता कट चुका है और कमल पटेल ही कैंडिडेट होंगे। यहां से कमल पटेल ही किस्मत आजमाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि 4 सीटों पर अभी नामों का ऐलान होना बाकी है। उससे पहले कांग्रेस ने रणनीति के तहत बदनावर के उम्मीदवार को बदल दिया है। अभिषेक सिंह पहले उम्मीदवार बनाए गए थे, इसके बाद अब इनका पत्ता कट गया है। कमल पटेल ही अब बदनावर के उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कमलनाथ से अभिषेक सिंह ने मुलाकात भी की, समर्थन का भरोसा भी जताया। कमल पटेल के समर्थन में भरोसा जताया है। तो प्रत्याशी परिवर्तन के बाद आपको बता दें अब कांग्रेस में चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू होने की संभावना भी है और रैलियां लगातार हो रही हैं। तो बदनावर सीट को लेकर संशय में चल रही कांग्रेस ने इसके उम्मीदवार को बदल दिया। कमल पटेल को यहां से मैदान में उतारा गया। पहले अभिषेक सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था और अब अभिषेक सिंह का पत्ता कट चुका है। बदनावर से कमल पटेल ही उम्मीदवार होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, पहले से ही आशंका व्यक्त की जा रही थी कि बदनावर में कांग्रेस उम्मीदवार बदल देगी और ऐसा हुआ। कमल पटेल पर विश्वास जताया। बिल्कुल, देखिए कमल पटेल ही बदनावर सीट पर अब कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। जिससे पहले अभिषेक सिंह को जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। आज उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी मुलाकात की और इस बात का भी भरोसा जताया है कि वो बदनावर सीट पर कांग्रेस को पूरा समर्थन देने का काम करेंगे। और अब खबर इस बात को लेकर है कि जो कमल पटेल है उन्होंने अपना चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत आज से कर दी है। यानी कि कुल मिलाकर बदनावर जिन 24 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, उनमें से बदनावर सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदला है और नए चेहरे को वहां पर चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। अनुराग, यहां आप देख पा रहे हैं कि अभिषेक सिंह ने कमलनाथ से मुलाकात की और समर्थन में भी भरोसा जताया है। बिल्कुल, देखिए जो बदनावर सीट से उम्मीदवार बनाए गए थे अभिषेक सिंह और जीपी सिंह ने भी कमलनाथ से मुलाकात की और इस बात का उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि बदनावर सीट पर वो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। आज कमलनाथ से उनकी मुलाकात भी हुई थी। कमलनाथ ने भी जो अभिषेक सिंह के परिवार और उनके कांग्रेस से जुड़े रहने को लेकर आभार जताया है। कुल मिलाकर उपचुनाव में अब कांग्रेस की तरफ से बदनावर सीट में उम्मीदवार को बदला गया है। चलिए, तो कुल मिलाकर अनुराग कहा जा सकता है कि इनका मुकाबला अब उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। एनपी पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम शिवराज ने सदस्यता दिलाई है। एमपी कांग्रेस कमेटी में महासचिव थे पटेल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष कुशवाहा समाज बीजेपी में शामिल। तो बड़ी खबर, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। सीएम शिवराज ने सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस कमेटी में महासचिव थे पटेल और पटेल ने अब पार्टी छोड़ दी है। एनपी पटेल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इनका पूरे स्वागत के तहत इनको पार्टी में शामिल करा लिया गया है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। एनपी पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और मुख्यमंत्री शिवराज ने इन्हें बाकायदा सदस्यता भी दिला दी है। कांग्रेस कमेटी में महासचिव थे एनपी पटेल और अब उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस तरह से माना जा रहा है कि अब उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एनपी पटेल जो कांग्रेस के महासचिव थे उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो उपचुनाव से पहले आपको बता दें, दल बदल की राजनीति तेज हो चुकी है।
कांग्रेस से लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के कांग्रेस में आ रहे हैं और ये मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी और लगातार दल बदल का जो दस्तूर है वो चल रहा है। तो कांग्रेस कमेटी में महासचिव रहे पटेल, एनपी पटेल, अब बीजेपी के हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। किस रणनीति के तहत क्या मंशा है उनकी, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल वो अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता भी दिला दी है। तो कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा और जब भी ऐसी बात सामने आती है, सवाल पूछा जाता है, तो ये कहा जाता है कि हमारे आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शरद, एनपी पटेल जो कांग्रेस में महासचिव थे, अब उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे कितना बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस को? देखिए, जहां तक बात नुकसान की है तो राजनीतिक तौर पर ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को एनपी पटेल के जाने से होगा ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, वो कुशवाहा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष जरूर थे। इस वजह से और राजनीतिक तौर पर जो अदला बदली इस वक्त चल रही है पार्टियों में, उसको लेकर बहुत सारे चेहरे अभी दल बदल कर रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी के अंदर में। तो निश्चित तौर पर इस लिहाज से देखा जा सकता है दल बदल, लेकिन कांग्रेस से इसको बहुत ज्यादा कोई बड़ा राजनीतिक झटका माना जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई बहुत बड़े जनाधार के नेता हो एनपी पटेल, ऐसी बात नहीं है। जी शरद, जब भी कोई नेता पार्टी बदलता है तो उसकी तो अपनी एक रहती होगी रणनीति कि मैं भाई इस पार्टी में जा रहा हूं तो मुझे इस पार्टी में ये लाभ मिलेगा, यहां पर ये नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी को इससे क्या फायदा मिलेगा? चल रहा है राजनीतिक तौर पर वो पूरा एक दूसरे के घर में जो सेंधमारी है उसका खेल है। ऐसे में अगर कोई ऐसा नेता जो अगर 10-20 हजार या 50 हजार वोट का भी जनाधार रखता है किसी जगह पर, तो फिर उनको लाने में या उनको शामिल करने में कोई बड़ा गुरेज पार्टियों को है नहीं, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े दिग्गजों ने दल बदल कर लिया है जी, तो फिर छोटे नेताओं का दल बदल स्वाभाविक सी बात है। तो ये इसीलिए ये खेल चल रहे हैं। देखना होगा कि कितना राजनीतिक तौर पर बीजेपी को फायदा या नुकसान होता है इन दल बदल से। उससे बीजेपी को ही नहीं, कांग्रेस को भी देखना होगा कितना नुकसान होता है, क्योंकि जो दल बदल का खेल है वो दोनों तरफ से चल रहा है। जी चलिए, तो दल बदल का खेल दोनों तरफ से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका जानकारी देने के लिए। तो शरद बता रहे हैं कि ज्यादा राजनीतिक तौर पर ना तो कांग्रेस को नुकसान होगा और ना ही ज्यादा राजनीतिक तौर पर बीजेपी को इनके आने से फायदा होगा। कुल मिलाकर जो वोट बैंक है, कुशवाहा समाज का अच्छा खासा प्रभाव रहता है। अगर मैं डबरा की बात करूं तो वहां पर कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है वो अच्छा खासा है। और आपको याद होगा इमरती देवी से ये समाज खासी तौर पर नाराज रहता है और इस वोट बैंक को साधने की भी एक तरह से कोशिश है। बात जबलपुर की, जहां पर कच्ची शराब की भट्टी पर रेड पड़ी। आबकारी ने रेड मारी है। घुमापुर स्थित कुछ बंदिया मोहल्ले में आबकारी अमला पहुंचा हुआ है। विनोद नाम के व्यक्ति के घर में अवैध कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा था। आबकारी की कार्रवाई में महिलाओं ने खलल डालने की कोशिश की। आबकारी बल के साथ झूमा झटकी की गई। पुलिस ने भी लाठियां चलाई। मौके से 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। 1200 किलोग्राम महुआ लहन बरामद किया गया। बदसलूकी करने वाली महिलाओं पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जबलपुर से, जहां पर विनोद नाम के व्यक्ति के घर में अवैध कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा था। इसीलिए कच्ची शराब की भट्टी पर आबकारी की रेड पड़ी है। घुमापुर स्थित कुछ बंदिया मोहल्ले में आबकारी अमला पहुंचा हुआ है और जब ये अमला इस मोहल्ले में दाखिल हुआ पहुंचा, उसके बाद महिलाओं ने पुलिस से झूमा झटकी की और मौके से 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। 1200 किलोग्राम महुआ लहन भी बरामद किया गया है। हालांकि बदसलूकी करने वाली महिलाओं के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, क्योंकि ये लोग शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे थे, प्रशासन को उसका काम नहीं करने दे रहे थे, लिहाजा इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो रेड में महिलाओं ने खलल डालने की कोशिश की थी। आबकारी बल के साथ झूमा झटकी हुई। बदसलूकी की भी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर घुमापुर के कुछ बंदिया मोहल्ले में अवैध कच्ची शराब का निर्माण कब से किया जा रहा था, किसकी शह पर किया जा रहा था। हालांकि देर से आए दुरुस्त आए, अब आबकारी विभाग यहां पर पहुंचा हुआ है, अपने अमले के साथ पहुंचा है और अब वहां से
कच्ची शराबों को नष्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और 1200 किलोग्राम महुआ लहन भी बरामद किया गया है, जिससे शराब का निर्माण किया जाता है। आप देख पा रहे हैं शराब को किस तरीके से नष्ट किया जा रहा है। आबकारी अमला वहां पर पहुंचा हुआ है। हालांकि आबकारी अमला जब वहां पहुंचा तो महिलाओं ने खलल डालने की कोशिश की। बात होशंगाबाद की, जहां पर पिपरिया गैंगरेप के सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दबंगों ने नवविवाहिता से गैंगरेप किया था। परिजनों ने आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, तो कुल मिलाकर 7 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। दबंगों ने होशंगाबाद में नवविवाहिता से गैंगरेप किया था और पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। गैंगरेप के सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 4 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस ने आज 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया। पिपरिया गैंगरेप केस में पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। नवविवाहिता से गैंगरेप का यह पूरा मामला है। आज 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। और बात पूर्व आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम की। जबलपुर निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार और शर्मा की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। सरकार का तर्क है कि अधिकारी का मारपीट का वीडियो वायरल होना ही पर्याप्त सबूत है। पुरुषोत्तम शर्मा की ओर से कहा गया, सरकार ने मेरा पक्ष बिना सुने सस्पेंड कर दिया, तथ्यों को जांचे बिना ही गलत फैसला लिया गया। अपनी पत्नी से मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा। वीडियो सामने आने के बाद शर्मा का पहले ट्रांसफर किया गया, फिर उन्हें सस्पेंड किया गया। तो निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कैट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दंतेवाड़ा से खबर, जहां पर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। सुरक्षा बलों ने 10 किलो का बॉम्ब बरामद किया। सूरनार टेटम के बीच सड़क पर बॉम्ब मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर डीआरजी के जवानों ने बरामद किया। सुरक्षा बलों ने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया है। कटे कल्याण थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मामले की पुष्टि की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ चुके हैं दंतेवाड़ा से। अब्दुल, बताया जा रहा है कि 10 किलो का बॉम्ब बरामद किया गया है। कैसे इस बॉम्ब को बरामद किया गया और इससे क्या करना चाहते थे नक्सली? यह कटे कल्याण थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए एक बड़ा शक्तिशाली 10 केजी का यहाँ पर टिफिन बम प्लांट किया था, लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने जब वहाँ पर देखा तो रोड के तेलम और टेटम जो गांव है वहाँ सड़क के बीचों बीच यह बम नक्सलियों ने लगा रखा था, लेकिन डीआरजी के जवानों ने उसे रिकवर कर लिया और उसे डिफ्यूज भी कर दिया गया। हालांकि जिस तरीके से लगातार पुलिस जो है नक्सलियों पर हावी है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और सरेंडर यहाँ पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली, उसी से बौखलाए हुए हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन जवानों की सतर्कता और ग्रामीणों की सतर्कता की वजह से यह बड़ा नक्सली जो मंशा थी वह विफल हो गई। जी कमरुद्दीन जी। अब्दुल, ये पहली बार नहीं है कि नक्सलियों ने कहीं बॉम्ब लगाया हो। नक्सली अक्सर जवानों को निशाना बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। सवाल यह है अब्दुल कि नक्सली अक्सर बॉम्ब लगाकर फरार हो जाते हैं, उन तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती है? जी हाँ, जिस तरीके से दंतेवाड़ा जिले में इन दिनों लगातार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल रही है, नक्सली गिरफ्तार हो रहे हैं, वहीं समर्पण किए जा रहे हैं, तो नक्सली इस समय बौखलाहट में, हालांकि जो चलिए, तो कुल मिलाकर ये नक्सलियों की सीधे तौर पर बौखलाहट है। अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजनांदगांव से दुखद खबर, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों का इलाज जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों को भर्ती किया गया है। छुरिया थाने के रानी तालाब का यह पूरा मामला है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। 13 लोग घायल हैं, एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज जारी है। और खबर रायपुर से, जहां पर बीजेपी पार्षदों ने ताला जड़ दिया। जोन 3 के दफ्तर में ताला जड़ दिया। मेयर पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी पार्षदों से भेदभाव का आरोप है। जोन दफ्तर के सामने नारेबाजी की जा रही है। जोन कमिश्नर को
समस्याओं की सूची भी सौंपी गई है। जोन 3 के दफ्तर में किस तरीके से ताला जड़ दिया गया है आप देख पा रहे हैं। मेयर पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पार्षदों की तरफ से, इसीलिए नाराज गुस्साए बीजेपी पार्षदों ने जोन 3 के दफ्तर में ताला जड़ दिया। बीजेपी पार्षदों से भेदभाव का आरोप है। ये लोग कह रहे हैं कि मेयर हमारी बात नहीं सुनते हैं, इसीलिए गुस्साए बीजेपी पार्षदों ने जोन 3 के दफ्तर में ताला जड़ दिया। और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जोन दफ्तर के सामने की जहां नारेबाजी हो रही है। लगातार महापौर के द्वारा रायपुर शहर के हितों का और विकास का और उधर कर लो और विश्वदिनी पांडे जी के वार्ड का अनदेखा किया जा रहा है। भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। महापौर और उनकी पूरी टीम लगातार भ्रष्टाचार में व्याप्त है। नगर निगम का हाल बेहाल है, इसलिए आज हमारी बहन पार्षद को यहाँ पे धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा। विभिन्न सारे उनकी वार्ड की समस्या है, उसको आज ज्ञापन दे। देखिए, ये पूर्व घोषित कार्यक्रम था। MIC की बैठक से कोई इसका लेना देना नहीं और जानकारी भी नहीं थी। यहाँ आने के बाद पता चला कि ये MIC की मीटिंग है। रानी लक्ष्मीबाई वार्ड की बहन पार्षद है विश्वदिनी पांडे जी। लगातार वो नगर निगम में महापौर से लेकर सारे अधिकारियों से मिली, अपनी डिमांड रखते रही, लेकिन 8 महीने में ही उनको सड़क पे आना पड़ा। ये महापौर जी के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उनके कार्यकाल की शुरुआत में ही अगर पार्षद लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पे आ जाएं तो इससे बड़ा राजनीतिक रूप से दुर्भाग्य नहीं माना जाता। शंकर नगर वार्ड की भी एक प्रमुख समस्या बताना चाहता हूँ, अरमान नाला, जो जिसके लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, जो पिछले कार्यकाल में वापस चले गया था, जिसके कारण पूरा गोरखापारा डूबे रहता है, जिसके कारण जो गोरखापारा की तरफ का पीछे का बस्ती डूबे रहता है। सेक्टर 2 में पूरा जल भराव रहता है। इसके अलावा हम लोगों ने हमारे वार्ड के लिए सिर्फ 30 लाइट मांगी थी। 30 लाइट के बदले हमको सिर्फ 5 लाइट दी गई। क्या वो लाइट हमको दिखाने के लिए दी गई है, चिढ़ाने के लिए दी गई है? हम वार्ड में रोशनी तक नहीं कर सकते। ऐसा किस तरह का? और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हुए हैं। देवव्रत, जोन 3 के दफ्तर में बीजेपी पार्षदों ने ताला जड़ दिया, क्या है वहां पर फिलहाल माहौल? फिलहाल काफी समझाइश के बाद जो है बीजेपी पार्षदों ने ये ताला खोला है और मौके पर पुलिस पहुंची। और जिस तरह से बीजेपी पार्षद लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता होने के साथ ही साथ रायपुर नगर निगम में भी कांग्रेसी महापौर हैं, और ऐसे में बीजेपी पार्षदों का ये आरोप है कि उन्हें तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और खासकर उनके वार्ड वासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सफाई के लिए उनको कर्मी नहीं मिल रहे हैं और इस वजह से उनके वार्ड का हाल बेहाल है। और इससे परेशान होकर के जो रानी लक्ष्मीबाई वार्ड की पार्षद है विश्वदिनी पांडे, वो नगर निगम जोन 3 के दफ्तर पहुंची और उन्होंने दफ्तर के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद थे, श्रीचंद सुंदरानी। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ काफी नारेबाजी की गई और उसके बाद जब जोन कमिश्नर आए और उनको पूरी समस्याओं की सूची सौंपी गई है और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर उनके वार्ड के साथ इसी तरह से भेदभाव होता रहा तो आने वाले समय में और उग्र प्रदर्शन जो है वो बीजेपी पार्षदों की तरफ से हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से गुस्साए बीजेपी पार्षदों ने ताला जड़ा था, अब ताला खोल दिया गया है। मेयर पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी पार्षदों ने भेदभाव का आरोप लगाया है। जोन दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जोन 3 के दफ्तर में बीजेपी पार्षदों ने ताला जड़ दिया था, लेकिन अब इस ताले को खोल दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।